हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट SAPM, दैट इज सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का ये जो सब्जेक्ट है इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा 39th लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में बता देते हैं कि ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय हमारा चैप्टर चल रहा है फंडामेंटल एनालिसिस का। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं एंड आज के लेक्चर में क्या हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज सिक्योरिटी एनालिसिस। सिक्योरिटी एनालिसिस क्या होती है। फिर सिक्योरिटी एनालिसिस करने के दो अप्रोचेस हो सकते हैं, एक है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा क्या है टेक्निकल एनालिसिस। तो ये दोनों हमने समझा। फिर इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले हम करते हैं इकोनॉमी एनालिसिस, उसके बाद हम उसमें जो इंडस्ट्री है उसका एनालिसिस करते हैं एंड उसके बाद हम करते हैं कंपनी एनालिसिस। तो जिसमें हम इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री कवर कर चुके हैं पिछले दो लेक्चर वीडियोस में। एंड आज के लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम कंपनी एनालिसिस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सिक्योरिटी एनालिसिस, तो मैंने बताया था सिक्योरिटी एनालिसिस होता क्या है। ये जो नाम है इसी में इसका काम छिपा हुआ है। देखिए दो वर्ड से मिलके बना है, एक है सिक्योरिटी और एक है एनालिसिस। तो सिक्योरिटी मतलब स्टॉक या जो शेयर्स वगैरह हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी। एनालिसिस करना मतलब इवैल्यूएट करना। तो सिक्योरिटी एनालिसिस में बेसिकली हम इवैल्यूएट करते हैं, हम एसेस करते हैं कंपनी के शेयर को, कंपनी के जो स्टॉक है उनको एनालाइज करते हैं एंड देखते हैं कि वो क्या कंपनी के जो शेयर है वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से सही है कि नहीं है, उन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है कि नहीं है, हमें उस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये हम डिसीजन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस। ठीक है, जिसमें हम सारे फैक्टर्स देखते हैं, हम उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट की स्टडी करते हैं, वो कंपनी जिस इंडस्ट्री की है उस इंडस्ट्री का ट्रेंड समझते हैं, मार्केट कंडीशन देखते हैं, कंपनी स्पेसिफिक बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है वो देखते हैं। उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उस कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए कि नहीं खरीदने चाहिए। और मैंने बताया था देयर आर टू अप्रोचेस ऑफ दिस सिक्योरिटी एनालिसिस। दो अप्रोच है सिक्योरिटी एनालिसिस के, वन इज फंडामेंटल एनालिसिस, नेक्स्ट इज टेक्निकल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। फंडामेंटल एनालिसिस में मैंने बताया था सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं इंडियन इकोनॉमी, तो अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी को स्टडी करेगा कि हमारी जो इकोनॉमी है वहां पे इन्फ्लेशन रेट क्या है, इन्वेस्टमेंट के लिए ये समय सूटेबल है कि नहीं है, हमारे इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग का जो रेशियो है वो क्या है, जीडीपी कैसी है, इंटरेस्ट रेट क्या है, बजट इस बार कैसा आया है, गवर्नमेंट का टैक्स स्ट्रक्चर कैसा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन क्या है, मानसून कैसा रहा इस साल, डेमोग्राफिक फैक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारे फैक्टर की स्टडी करके इन्वेस्टर समझेगा कि इस समय इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, इकोनॉमिक एनालिसिस, यानी किसी कंट्री की पूरी इकोनॉमी को स्टडी करना। ठीक है, कि इस समय उस कंपनी की इकोनॉमी किस पोजीशन पे है, हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये होता है इकोनॉमी। अब इकोनॉमी के अंदर देखिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, बैंकिंग इंडस्ट्री हो गई, आईटी इंडस्ट्री हो गई, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री हो गई, और भी बहुत सारी है आपकी, फार्मा इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, टायर इंडस्ट्री हो गई, बहुत सारी इंडस्ट्री है। तब आपके सामने एक दूसरा सवाल क्या आता है कि अब किस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करें, बैंकिंग में करें, आईटी में करें, टेलीकम्युनिकेशन में करें। तो इसके लिए फिर क्या करते हैं, हम इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं। अलग अलग जितनी इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जितनी अभी इंडस्ट्रीज के मैंने नाम बोले उनका एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि उन इंडस्ट्री में नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसा है, यानी उस इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बनता है वो किस टाइप का है, इंडस्ट्री का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, किस तरीके का कंपटीशन है, इस इंडस्ट्री की ग्रोथ क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है इस इंडस्ट्री की तरफ, उस इंडस्ट्री का सॉर्ट एनालिसिस। तो ये सारे काम करते हैं हम इंडस्ट्री एनालिसिस में, जो मैं डिटेल में पिछले लेक्चर में पढ़ाया है मैंने। एंड फिर आपने डिसाइड कर लिया, सपोज करिए आपने सारी इंडस्ट्रीज की स्टडी की, आपने बैंकिंग की, आपने आईटी इंडस्ट्री, फार्मा सबकी स्टडी की, और आपको बैंकिंग इंडस्ट्री, सपोज करिए एग्जांपल लेते हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री आपको सही लगी, आपके एनालिसिस में निकल के आया कि बैंकिंग इंडस्ट्री के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत बढ़िया है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
तो अब बैंकिंग में तो बहुत सारी कंपनीज है, आपकी एचडीएफसी है, ठीक है, आईसीआईसी है, एसबीआई है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, ठीक है, येस बैंक है, बहुत सारी कंपनीज है। तो अब सवाल ये आता है बैंकिंग में किस कंपनी के शेयर आप खरीदेंगे, तो उसके लिए व्हाट वी डू कंपनी एनालिसिस। तो वही आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि कंपनी एनालिसिस, यानी ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि बैंकिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन बैंकिंग में किस कंपनी में करेंगे, तो उसके लिए वी डू कंपनी एनालिसिस, ठीक है। तो कंपनी एनालिसिस जो हम करते हैं इसमें अब ये जो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेसिकली इनको एनालाइज किया जाता है। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंपनी की अर्निंग, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का कॉम्पिटिटिव एज, तो ये सब फैक्टर्स की हम स्टडी करते हैं कंपनी एनालिसिस में। तो चलिए अब इन पॉइंट्स को एक एक करके हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो कंपनी एनालिसिस, तो कंपनी एनालिसिस में बेसिकली इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टर कलेक्ट करता है बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जो भी वो उस कंपनी के बारे में कलेक्ट कर सकता है उसके रिगार्डिंग वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ताकि वो प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ द स्टॉक को एनालाइज कर सके, इवेल्युएट कर सके, ठीक है। उस कंपनी से रिलेटेड जो भी रिस्क है, रिटर्न है, उन सबकी स्टडी करता है बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने से पहले कि मैं आईसीआईसी के शेयर खरीदूंगी कि एचडीएफसी के खरीदूंगी या एसबीआई के खरीदूंगी, ठीक है। तो जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो लेने से पहले मैं कंपनी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करूंगी, ताकि मैं अभी प्रेजेंट एंड फ्यूचर की वैल्यू को थोड़ा निकाल सकूं, समझ सकूं, एंड कंपनी का रिस्क रिटर्न एनालिसिस भी करूंगी, ठीक है। एंड कंपनी एनालिसिस में मैंने बताया था ये 5 फैक्टर की हम स्टडी करते हैं। अर्निंग ऑफ द कंपनी, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड कॉम्पिटिटिव एज। तो चलिए अब एक एक करके इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है अर्निंग ऑफ द कंपनी, कंपनी की अर्निंग कैसी है। अर्निंग मतलब क्या होता है, अर्निंग मतलब होता है आफ्टर टैक्स नेट इनकम या प्रॉफिट कह लीजिए, यानी टैक्स कटने के बाद कंपनी को नेट में इनकम कितनी हो रही है, कंपनी को नेट में प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो उसको कहा जाता है कंपनीज अर्निंग, ठीक है। तो कंपनी की अर्निंग क्या है, कंपनी अर्निंग बेसिकली नेट टैक्स है आफ्टर इनकम एंड टैक्स, ठीक है। अब एक बात और है, ये जो अर्निंग होती है कंपनी की ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है टू डिटरमाइन द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कंपनी की अर्निंग पे ही तो डिपेंड करता है, एंड उसी से अल्टीमेटली डिटरमाइन होती है कंपनी की स्टॉक की प्राइस। कंपनी के शेयर की प्राइस क्या होगी ये अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करता है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे, कंपनी की अर्निंग पे डिपेंड करता है। और एक चीज और है, देखिए जो सेल्स होती है कंपनी की, सपोज करिए कोई कंपनी है जिसकी सेल्स बहुत बढ़िया है, ठीक है, तो क्या सेल्स अगर अच्छी है तो क्या अर्निंग कंपनी की अच्छी होगी, या कह लीजिए प्रॉफिट क्या बढ़िया होगा, नहीं। इसमें एक और फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए सेल्स अलोन, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, सेल्स अलोन डू नॉट इंक्रीज द अर्निंग। केवल सेल्स, अगर कोई कंपनी है उसकी सेल्स बहुत बढ़िया है तो उससे अर्निंग या प्रॉफिट कह लीजिए बहुत अच्छा नहीं होगा। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बहुत मैटर करता है कंपनी की सेल्स, कंपनी के प्रॉफिट के लिए, वो कौन सा फैक्टर है, कॉस्ट एंड एक्सपेंस। कंपनी जो है उसकी सेल्स बहुत अच्छी है, ठीक है, कंपनी की सेल्स बहुत अच्छी है, लेकिन अगर कंपनी के खर्चे बहुत ज्यादा हैं, कंपनी के खर्चे बहुत ज्यादा हैं, तो नेट में जो प्रॉफिट आएगा कंपनी का वो कम आएगा। तो इसीलिए सेल्स के साथ कंपनी के जो खर्चे हैं ना वो भी बहुत मैटर करते हैं। कंपनी की सेल्स तो ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन कंपनी का जो खर्चा है, जो एक्सपेंस है, दैट शुड बी लो, वो कम होना चाहिए, तभी कंपनी की नेट में क्या होगी, अर्निंग ज्यादा होगी, ठीक है। तो वही यहाँ पे पॉइंट लिखा है, सेल्स अलोन डू नॉट इंक्रीज द अर्निंग, लेकिन कॉस्ट एंड एक्सपेंस जो है ये भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं अर्निंग ऑफ द कंपनी की, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है कि ऐसी कंपनी हो, ठीक है, उसकी सेल्स तो ज्यादा होने चाहिए, हमें ऐसी कंपनी चूज करनी चाहिए जिसकी सेल्स तो ज्यादा हो, लेकिन उसकी कॉस्ट, उसका जो खर्चा हो, उसका एक्सपेंस जो हो वो कम हो, ताकि नेट में क्या हो, कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा हो, कंपनी की अर्निंग ज्यादा हो, ठीक। तो ये पहला फैक्टर है जो हमें एनालाइज करना है कंपनी एनालिसिस में। एंड दूसरा फैक्टर जो है दैट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर, वैसे एफएम में फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब मैंने पढ़ाया तो मैंने वहां पे डिटेल में कैपिटल स्ट्रक्चर बताया। तो कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, देखिए कैपिटल मतलब पूंजी, स्ट्रक्चर मतलब ढांचा। तो कंपनी का जो पूरा कैपिटल है, पूरी पूंजी है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका ढांचा क्या है, मतलब उसमें कितना डेब्ट है एंड कितना इक्विटी है, इसकी जो स्टडी की जाती है ना दैट इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए लिखा है मैंने, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी यूज इन द कंपनी टू फाइनेंस द ओवरऑल ऑपरेशन एंड ग्रोथ। कंपनी के ओवरऑल ऑपरेशन, कंपनी के ओवरऑल ग्रोथ की स्टडी करने के लिए, ठीक है, कंपनी ने अपने ओवरऑल जो ग्रोथ है ऑपरेशन को फाइनेंस करने के लिए, बेसिकली कंपनी ने अपने ग्रोथ को, अपने ऑपरेशन को फाइनेंस करने के लिए डेट एंड इक्विटी का क्या कॉम्बिनेशन रखा है,
यानी कंपनी ने जो फंड रेज किया है उसमें कितना कंपनी ने इक्विटी के फॉर्म में फंड रेज किया है एंड कितना डेब्ट के फॉर्म में फंड रेज किया है, इसी को कहा जाता है कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक। अब एक बात बताऊं, जो इक्विटी है उसके कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है, जो डेब्ट है उसके कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है। तो इसीलिए कंपनी एक ऐसा प्रपोर्शन, डेब्ट और इक्विटी का एक ऐसा प्रपोर्शन रखती है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, डेब्ट और इक्विटी का एक ऐसा प्रपोर्शन रखती है जो कंपनी के लिए सूटेबल हो। हर कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, एक बात ठीक है, क्योंकि हर कंपनी का ऑपरेशन अलग टाइप का है ना, हर कंपनी का काम अलग है, ऑपरेशन अलग है। तो इसीलिए डेब्ट इक्विटी का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो भी हर कंपनी का अलग अलग होता है। बट इसमें हम जरा थोड़ा सा स्टडी करते हैं कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या है। ठीक है, हम इसमें जब कंपनी एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या है, क्योंकि इससे हमें थोड़ा आइडिया लगता है कंपनी का रिस्कीनेस के बारे में। ठीक है, अगर सपोज करिए डेब्ट का पोर्शन बहुत ज्यादा है, डेब्ट मतलब लोन, कंपनी ने उधार कितना लिया है, लोन कितना है कंपनी पर, डेब्ट कितना है, ठीक है, डिबेंचर कितने इशू किए हैं, तो इससे थोड़ी सी कंपनी की रिस्कीनेस के बारे में पता चलता है। तो थोड़ा सा कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसकी भी स्टडी की जाती है जब कंपनी एनालिसिस किया जाता है। ठीक, उसके लिए हम डेब्ट इक्विटी रेशियो की स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए तीसरा फैक्टर कंपनी एनालिसिस में, जो तीसरा फैक्टर है दैट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, कोई भी कंपनी अच्छी तभी रन करती है जब उसका जो टॉप मैनेजमेंट हो, जो उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो उसके टॉप मैनेजमेंट हो, वो क्या हो, उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी हो, वो इफिशिएंटली चीजों को प्लान कर पाए, ऑर्गेनाइज कर पाए, और वो एक चीज है, ये चीज ऑनेस्टली, ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। उनका जो टॉप मैनेजमेंट हो वो ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, उस कंपनी में कोई स्कैम, कोई धोखाधड़ी वगैरह ना हो। ठीक है, अगर कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट है वो इफिशिएंटली काम कर रहा है, ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहा है, ईमानदार है, तभी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी एक्टिविटी है वो प्रॉपरली कंट्रोल हो पाएगी। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें उसका जो टॉप मैनेजमेंट है वो सही होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए, तभी इन्वेस्टर्स प्रॉफिट कमा पाएंगे। ठीक है, अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसका टॉप मैनेजमेंट ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है, तो आज नहीं तो कल उस कंपनी में क्या होगा, स्कैम, कोई बहुत बड़ा स्कैम पकड़ में आएगा, उसके बाद वो कंपनी डूब जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा टॉप मैनेजमेंट के बारे में भी आइडिया होना चाहिए कि वो कंपनी का टॉप मैनेजमेंट कैसा है, और टॉप मैनेजमेंट सही है तभी कंपनी के जो भी अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं तभी कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएगी। ठीक है, तो मैनेजमेंट की भी स्टडी की जाती है। नेक्स्ट जो है दैट इज कॉम्पिटिटिव एज। कॉम्पिटिटिव एज मतलब कॉम्पिटिटिवनेस, जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं उसकी कॉम्पिटिटिवनेस कैसी है। ठीक है, इसकी भी स्टडी की जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करिए मैं एचडीएफसी में इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रही हूँ, तो एचडीएफसी, सपोज करिए मुझे बैंकिंग इंडस्ट्री पसंद आई, ठीक है, और अभी मैं कंफ्यूज हूँ एचडीएफसी, आईसीआईसी एंड एसबीआई में कंफ्यूज हूँ कि किस में इन्वेस्टमेंट करूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, उस कंपनी की कॉम्पिटिटिवनेस की स्टडी करूंगी, मतलब इन कंपनीज का मार्केट शेयर क्या है। जैसे हम जानते हैं बैंकिंग की बात करें तो एचडीएफसी एंड आईसीआईसी ये प्राइवेट सेक्टर के टॉप के बैंक हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूं तो एसबीआई, पीएनबी ये टॉप के बैंक है। तो बेसिकली इनमें मार्केट शेयर इनका कितना है, इनकी एनुअल सेल्स का ग्रोथ क्या है, इनकी एनुअल सेल्स की स्टेबिलिटी क्या है, तो इन सब की स्टडी की जाती है जिससे हमें कंपनी की कॉम्पिटिटिवनेस के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ये चौथा फैक्टर है। पांचवा फैक्टर क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये तो करना ही करना है, हमें कंपनी की बैलेंस शीट, हमें कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और भी बहुत सारे स्टेटमेंट, उसकी तो स्टडी करनी ही करनी है, तभी हमें पता चलेगा कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो बेसिकली कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमें एनालाइज करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस तो आपने क्लास 11 क्लास 12 में भी डिटेल में पढ़ा है। फाइनेंशियल एनालिसिस करने के बहुत सारे टूल अवेलेबल है, वो सब भी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिकली कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, वो चाहिए, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए। एंड कंपनी के जो हिस्टोरिकल पुराने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनकी भी स्टडी करेंगे, प्लस इस समय जो करंट इनके बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है, उन सबकी स्टडी करेंगे। देखो हिस्टोरिकल जो स्टेटमेंट है उनकी स्टडी से क्या पता चलेगा, उसकी स्टडी से पता चलेगा कि ट्रेंड क्या है, वो जो कंपनी है उसकी परफॉर्मेंस का ट्रेंड क्या है, तो इससे हम आगे फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाएंगे। और अभी करंट इंफॉर्मेशन जो है उसको एनालाइज करके अभी हम कंपनी की करंट स्टेटस जो है उसको स्टडी कर पाएंगे।
ठीक है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो हमें करना ही है, एंड दो मेन स्टेटमेंट है जो हमें चाहिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस करने के लिए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने के लिए। वो कौन से स्टेटमेंट है? बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट तो हमें चाहिए ही चाहिए फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए। और ये कहां से मिलेंगे? ये आपको कंपनी की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ठीक। बैलेंस शीट तो आप जानते हैं, बैलेंस शीट बेसिकली बताता है कंपनी के सोर्सेज ऑफ फंड, ठीक है, एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, यूजेस ऑफ फंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी के क्या क्या सोर्सेज ऑफ फंड है, एप्लीकेशन ऑफ फंड है, एसेट्स और लाइबिलिटी बेसिकली बैलेंस शीट में रहती है, तो वो पता चलेगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से क्या पता चलेगा? कंपनी का नेट में क्या ट्रेडिंग रिजल्ट रहा है, कंपनी को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, उस क्वार्टर में या उस ईयर में कंपनी को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कंपनी के रेवेन्यू के सोर्सेस क्या है, कंपनी के खर्चे कहां कहां पे हुए, तो ये सब हमें डिटेल में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से पता चलेगा। ठीक है। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, मैं कह रही थी ना, क्लास 11 क्लास 12 में आपने डिटेल में पढ़ा है, तो वहां पे आपने पढ़ा था ना ट्रेंड एनालिसिस। तो ये कुछ टूल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना है तो ये कुछ टूल है जो आपको करने पड़ेंगे। आपको बैलेंस शीट आप कंपनी की वेबसाइट से लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको कंपनी की वेबसाइट से मिलेगा, उसके बाद आप करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो उसके लिए आप क्या बनाएंगे? आप बनाएंगे कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं, आप ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, कॉमन साइज एनालिसिस कर सकते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस। तो इन सब से आप कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको 5वां पॉइंट दिया है जबकि पहला पॉइंट होना चाहिए। सबसे पहले आप कंपनी एनालिसिस करना है तो सबसे पहले आप कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालाइज करिए। ठीक है। तो ये सिंपल से 5 स्टेप होते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है। तो ये सिंपल से 5 स्टेप होते हैं कंपनी एनालिसिस में, और इसी के साथ आपका फंडामेंटल एनालिसिस हो जाएगा खत्म। ठीक। फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे पहले हमने किसी कंट्री की इकोनॉमी की स्टडी की, इकोनॉमी चूज कर लिया, इकोनॉमी देख लिया कि सही है उस कंट्री की इकोनॉमी, और इस समय एकदम सही बढ़िया चल रही है। जैसे इंडियन इकोनॉमी की बात करो तो इंडियन इकोनॉमी इस समय बहुत अच्छे फेज में है, तो वो चूज कर लिया। उसके बाद इंडस्ट्री एनालिसिस करेंगे, उसके बाद कंपनी। ठीक है। तो ये सिंपल से 3 स्टेप्स होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। और एक बात और मैं आपको बता दूं, ये मेरा चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास, और मेरा सेकंड चैनल है पूजा सिंह के नाम से। तो एक बार ये देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब अप्रैल 2024 तक अपने फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। और ये बताना काफी जरूरी है क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि अपने चैनल पे मैं कौन कौन से सब्जेक्ट कवर कर चुकी हूँ। तो एक बार जरूर देख लीजिएगा एंड खुद भी देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, इनसे पढ़िएगा, इसका फायदा उठाइएगा, और मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। एंड अगर नोट्स चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एंड प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मेरा इस समय गला खराब है एंड इसीलिए मैं पिछले 3-4 दिनों से वीडियो नहीं डाल रही थी। मैं वेट कर रही थी गला थोड़ा ठीक हो जाए तो मैं फिर वीडियो डालती हूँ, बट अभी ठीक नहीं हुआ है, बट एग्जाम चल रहे हैं तो फिर भी मैं डाल रही हूँ। तो प्लीज हमें मोटिवेट करते रहा करिए। लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए कि कैसा लेक्चर था, एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।